हेलो। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं और नोट्स को कंप्लीट भी करेंगे साथ साथ ग्रॉस, नेट, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक, नेशनल, एनएफआईए, एफसी, एमपी, एनआईटी और साथ में जीडीपी भी। तो जो हमने बेसिक्स कवर करे थे लास्ट वीडियो में उन्हीं को हम लोग डिटेल में समझेंगे। आई होप आपने जो मैंने इसका एक क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर 1 वो आपने अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 3, बेसिक्स एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले बॉक्स में दो चीजें थी, ग्रॉस और नेट। जो ग्रॉस वर्ड है वो शॉर्ट फॉर्म है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो ग्रॉस वहां पे था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और जो वहां पर नेट था वो था नेट इन्वेस्टमेंट। सो वो था, एक था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक था नेट इन्वेस्टमेंट। अब हमें समझना यह है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम ये समझेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है और नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो लेट अस से आपने एक बिजनेस करा और उस बिजनेस में आपने कुछ मशीनरी लगाई, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ओनर हो आप हो ओनर, और आपने अपने बिजनेस में लगा दी है एक मशीनरी, ये है आपका बिजनेस। या फिर कोई और फिक्स एसेट लगा दिया, आपने अपने बिजनेस में बिल्डिंग इन्वेस्ट करी, कुछ भी फिक्स एसेट इन्वेस्ट करा, और एक्चुअली फिक्स एसेट नहीं, मैं लिखता हूं सिर्फ एसेट। आपने कुछ एसेट इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी एसेट हो सकता है वो, जैसे फिक्स एसेट भी हो सकता है और इवन स्टॉक भी हो सकता है। तो आपने बिजनेस में लगा दिया कोई एसेट। तो जो बिजनेस में एसेट लगाया जाता है इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये जो आपने एसेट लगाया ये है इन्वेस्टमेंट। सिंपल है, जो बिजनेसेस में एसेट लगाए जाते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब हुआ क्या, आपने इन्वेस्ट जो करा वो आपने टोटल इन्वेस्ट करा ईयर की स्टार्टिंग में। टोटल जो आपने इन्वेस्ट करा वो करा आपने 50 करोड़ का। 50 करोड़ के आपने एसेट्स इन्वेस्ट करे, बिल्डिंग हो गई और दो चार चीजें, और आपको बड़ा बिजनेस करना है। तो फिर साल के एंड में उस जो 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, होता ही है, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाती है, गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है और मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। तो उसके बाद में वैल्यू कम हो गई एट ईयर एंड, उसकी वैल्यू बच गई, नेट जो वैल्यू बच गई वो बच गई लेटर से 40 करोड़। मार्केट में आपने देखा तो उसकी वैल्यू थी 40 करोड़ रुपए, मतलब 10 करोड़ रुपए की वैल्यू गिर गई, 10 करोड़ रुपए कम हो गई। तो जो ये 10 करोड़ का डिफरेंस आया है इसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। जो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 10 करोड़। जो आपका ये 50 करोड़ है ये है आपका ग्रॉस, जो आपका ये 40 करोड़ है इसे कहते हैं नेट, और जो आपका 10 करोड़ है इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। आसान है, ये ग्रॉस एंड डेप्रिसिएशन। अब जैसे हमने आपका देखा है वैसे पूरे इंडिया में सब लोगों का देखते हैं तो टोटल आ जाता है बस। सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एडिशन मेड इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। जो भी एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक में उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब देश में जितने भी एसेट्स थे उनमें कितने एसेट्स बढ़ गए, बिजनेसेस ने कितने पैसे इन्वेस्ट करे। तो कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है एसेट्स। एसेट्स में दो चीजें आती हैं, एक तो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स, कार्स, फर्नीचर, ये सब चीजें। और एक आता है स्टॉक जो शॉर्ट टर्म एसेट होता है। तो कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है एसेट्स, उसके अंदर दो चीजें आती हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो कभी आपके पास कैपिटल फॉर्मेशन आए वर्ड तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, और आगे चैप्टर में आएगा भी कैपिटल फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, परचेज ऑफ मशीन्स, प्लांट्स। यहां पर प्लांट्स का मतलब पौधे वाला प्लांट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।
और बिल्डिंग्स एटसेट्रा, कोई भी एसेट खरीदा जा रहा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? टोटल एडिशन कितना हुआ है कैपिटल स्टॉक में, टोटल कितना खरीदा गया। हमारे एग्जांपल में एक बंदे की हम बात कर रहे थे, तो उस एग्जांपल में 50 करोड़ से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक बंदे ने टोटल 50 करोड़ के एसेट्स खरीदे हैं एक साल में। बट अगर हम वही पूरे देश का देखेंगे, सो दैट विल बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? जो नेट एडिशन हुआ है, या फिर आप कह सकते हो जो एक्चुअल एडिशन हुआ है ईयर के एंड में, जो नेट कट कटा के बचा, टोटल जो खरीदा था माइनस जो वैल्यू कम हो गई उसकी, यूज करने से वैल्यू कम हो जाती है ना। तो एक्चुअल एडिशन मेड इन कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन गिवन पीरियड, तो जो एक्चुअल एडिशन हुआ है, जो कट कटा के एडिशन हुआ है, इट एक्सक्लूड्स व्हाट? इट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता, डेप्रिसिएशन को हटा दिया जाता है, और तभी हम लोग कहते हैं ग्रॉस माइनस नेट होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए डिटेल में। सॉरी, डेप्रिसिएशन रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक। जो कैपिटल स्टॉक की वैल्यू में कमी आ रही है, दैट इज डेप्रिसिएशन। अगेन मैं बता देता हूं, कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है एसेट्स। एसेट्स में या तो फिक्स एसेट्स आएंगे वरना स्टॉक आएगा, और एग्जांपल्स क्या हो गए? मशीन्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। डेप्रिसिएशन का एक और भी नाम है जो कि एग्जाम में कई बार आता है, वो है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या फिर सिर्फ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल भी गिवन होता है। कितना फिक्स्ड कैपिटल, कितना जो हमारा कैपिटल स्टॉक है वो कंज्यूम हो रहा है, कितना यूज हो रहा है। तो आप इसको कुछ और भी नाम उसके हो सकते हैं, जैसे यूसेज ऑफ कैपिटल स्टॉक, ऐसा आ जाएगा तो भी वो डेप्रिसिएशन ही है। या फिर इसका एक और नाम आता है कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कैपिटल मतलब वही कैपिटल स्टॉक, कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और कुछ इस तरीके से। तो इसमें कीवर्ड क्या है? जब भी कुछ इस नाम से आपको मीनिंग क्लियर हो जाता है ना, वैल्यू यूज हो रही है, कम हो रही है, एसेट कंज्यूम कर रहे हैं, और जब भी ऐसा आएगा कैपिटल रिप्लेसमेंट, कैपिटल यूसेज, कैपिटल कंजम्पशन, तो दैट इज डेप्रिसिएशन। आपको क्वेश्चंस करते वक्त इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगली बात यह है कि डेप्रिसिएशन आता क्यों है, वैल्यू कम क्यों होती है? वैसे काफी कॉमन सेंस की बात है ये कि डेप्रिसिएशन क्यों आएगा, कॉजेस क्या है डेप्रिसिएशन के। सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन इसीलिए आएगा, इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है यूसेज। हम चीज को यूज करते हैं तो वैल्यू कम होती है। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, वो भी एक तरीके से आपका एसेट ही है। अब आपने मोबाइल फोन जब खरीदा, फिर आप धीरे धीरे उसको यूज करते रहते हो, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना। यूसेज को कह सकते हैं नॉर्मल वेयर एंड टियर, हर महीने में एक बार नीचे गिर जाता है, कुछ खरोचे आ जाती हैं। जो दूसरा रीजन है डेप्रिसिएशन का, वो है पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ भी डेप्रिसिएशन हो जाता है, मतलब इवन यूज भी नहीं कर रहे हो ना, तो भी डेप्रिसिएशन हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगी। ये भी चीज कुछ नई बात नहीं है। अगर आपने फोन खरीदा, आप फोन को यूज नहीं कर रहे हो, और तब भी एक साल बाद उस फोन की वही वैल्यू थोड़ा रह जाएगी जो आपने खरीदा था जिस समय पर, और इवन बाकी एसेट्स में भी, तो वैल्यू कम हो जाती है। और तीसरा रीजन है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ड्यू टू बेटर टेक्नोलॉजी। अब ये भी फोन वाले एग्जांपल में परफेक्ट फिट होता है। अब कितनी बार ऐसा होता है, जैसे एक फोन आया है, अगर उसी का एक नया मॉडल आ जाता है, तो फिर क्या होता है, वो जो पुराना वाला मॉडल होता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और ये फोन्स में ही नहीं, हर जगह पे होता है जहां पे टेक्नोलॉजी होती है, कंप्यूटर्स में और बाकी भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनमें भी। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, हमारी पुराने एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये तीन रीजंस हैं, तीन कॉजेज हैं डेप्रिसिएशन के कि वैल्यू कम क्यों होती है।
एक और पॉइंट डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट इक्वल टू कैपिटल स्टॉक, कैपिटल लॉस। एक वर्ड होता है कैपिटल लॉस और एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन, दोनों में फर्क है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना नॉर्मली, कैपिटल स्टॉक का मतलब होता है, कैपिटल लॉस का मतलब होता है झटके से लॉस हो जाना। बेसिकली डेप्रिसिएशन तब होगा जब हम यूज करेंगे एसेट को, या फिर टाइम निकल जाएगा, या फिर वो उसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। नॉर्मल प्रोसेस है ना, ये होता ही होता है, ये सॉर्ट ऑफ अनअवॉइडेबल है। कैपिटल लॉस तो अवॉइडेबल होता है, ये तो ऐसा होता है एक्सीडेंट हो गया। मान लेते हैं आप फोन को यूज कर रहे हो, अपने 5 साल यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू कम हो गई, या 2 साल यूज कर रहे हो तो वैल्यू कम हो गई, दैट इज डेप्रिसिएशन। बट फोन पानी में गिर गया टंग, और दैट इज कैपिटल लॉस। तो कैपिटल लॉस का मतलब होता है रिडक्शन इन वैल्यू ड्यू टू एक्सीडेंट्स, एटसेट्रा, कुछ ऐसी चीजें। तो डेप्रिसिएशन मैं इसको लिखवा ही देता हूं, चलो। डेप्रिसिएशन इट इज अनअवॉइडेबल, वैल्यू तो कम होगी ही होगी थोड़ी बहुत, डेप्रिसिएशन को कोई नहीं रोक सकता। कैपिटल लॉस इट इज अवॉइडेबल, मतलब अगर कोई ध्यान से चीजों को रखेगा और उसकी किस्मत थोड़ी साथ है तो हो सकता है कि कैपिटल लॉस ना हो। तो ये फर्क होता है कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन में। तो हमने ग्रॉस, नेट और डेप्रिसिएशन को डिटेल में समझ लिया है। लेट अस कम टू अ सेकंड बॉक्स, डोमेस्टिक, नेशनल और एनएफआईए। डोमेस्टिक और नेशनल को आप थ्योरी वाले पार्ट में समझोगे, वो एक्चुअली डिटेल्ड टॉपिक्स हैं, तो उसको यहां पर ऐसे कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो डिटेल में है, तो उस पे पूरा टाइम लगेगा। तो उसको हम डिटेल में थ्योरी वाले चैप्टर में समझेंगे। एनएफआईए समझना जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होगा, तो एनएफआईए भी समझते हैं। डोमेस्टिक एंड नेशनल लेटर। एनएफआईए की फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फुल फॉर्म पे जरा ध्यान दीजिए, नेट मतलब कुछ कट कटा के, फैक्टर इनकम अगेन हम बाद में समझेंगे। फैक्टर इनकम को अभी आप सिंपल इनकम समझ लीजिए। फ्रॉम मतलब से, अब्रॉड मतलब फॉरेन, फॉरेन से जो हमें इनकम मिल रही है कट कटा के, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो फॉर एग्जाम्पल फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जैसे मैंने अपनी कोई सर्विसेज दी किसी बाहर के देश में तो मेरे को वहां से पैसा मिलेगा, या फिर मैंने गुड्स बेची बाहर के देश में तो मेरे को वहां से पैसा मिलेगा, तो दैट इज फैक्टर इनकम्स। तो ये मान लेते हैं ये है इंडिया, मतलब ये बहुत ही मैं सिंपल डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, ये इंडिया है, ठीक है। और इंडिया में बाहर से पैसा आता भी है, बाहर पैसा जाता भी है। तो जो बाहर से पैसा आता है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। नेट ही लिख रहा मैं यहां पर, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से पैसा आया। और जो बाहर पैसा जाता है उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम का मतलब होता है बाहर से, टू का मतलब है बाहर को। तो बाहर से जितना पैसा आया माइनस बाहर को कितना पैसा गया, तो उससे आ जाएगा नेट बाहर से कितना पैसा आया। तो दोबारा बनाते हैं, ये है हमारा इंडिया, और इंडिया में बाहर से पैसा आया और बाहर को पैसा गया, ठीक है। अब मान लेते हैं जो बाहर से पैसा आया ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बुलाया करेंगे FIFA, फीफा। क्या बात है, फीफा। ये शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में लिखने वाली नहीं है। फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना पैसा आया और जो बाहर को पैसा गया, फैक्टर इनकम FIT टू अब्रॉड, फीटा FIT है। तो बाहर से पैसा आया, लेटर से फीफा है हमारा 100, कुछ भी हो सकता है ना, और बाहर को पैसा गया लेटर से 60। तो हमारे इस केस में NFIA कितना आ रहा है, बिल्कुल ठीक पहचाना, 40। नेट कितना आ रहा है,
100 आया, 60 चला गया, नेट कितना आया 40। मान लेते हैं अगर 100 आता और 100 ही चले जाता, कुछ भी हो सकता है ना, कितने में कितने में जा सकता है, डिपेंड करेगा किस ईयर की हम बात कर रहे हैं। तो 100 आया और फीटा भी 100 ही है, 100 ही चला गया, तो NFI कितना हो जाएगा 0। हमने एक्सपोर्ट करा था तो उससे हमें 100 रुपए मिले और हमने इंपोर्ट भी 100 के कर लिया तो 100 रुपए दे दिए। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास बाहर से आया 100 और हमने बाहर पे कर दिया 120। हमने एक्सपोर्ट करा था सामान 100 का, तो पैसा आया 100, हमने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया तो हमें ज्यादा पे करना पड़ गया, तो हमने 120 पे कर दिया। हमारा NFI कितना आ रहा है, NFI आ रहा है -20। हो सकता है NFI -20, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है NFI माइनस में। तो यही वाली बात है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। NFI कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। जो डेप्रिसिएशन था ना, डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। NFI कैन बी नेगेटिव बट डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम डेप्रिसिएशन में लिख भी लेते हैं, मेरे साथ साथ लिख लेना ऊपर जाके, जहां पे भी आपको स्पेस दिख रहा है, मेरे को नीचे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी नेगेटिव। किसी चीज की वैल्यू कम हो रही है वो भी माइनस में, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं। वैसे डेप्रिसिएशन होगा, हमेशा होगा, बट कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, तो 0 मान लेंगे। अगर किसी चीज की कुछ गिवन नहीं है तो 0 हो जाएगा, वरना डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ तो होता ही है, वैल्यू तो कम होती है ही हमेशा, क्योंकि अनअवॉइडेबल है। बट नेगेटिव तो पक्का नहीं हो सकता कभी भी। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन इज NFI 0, तो आप कुछ ऐसे लिखोगे, NFI इज 0 व्हेन फीफा इज इक्वल टू फीटा, फुल फॉर्म के साथ। और कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि NFI नेगेटिव कब होता है, तो आप लिखोगे व्हेन फीफा इज लेस देन फीटा, जो बाहर से पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है जितना हम बाहर दे रहे हैं, देन NFI विल बी नेगेटिव। लेट अस कम टू अ थर्ड बॉक्स, FCMP/NIT एग्जाम्पल। लेट अस से आप एक बिजनेसमैन हो और आपने कुछ सामान बनाया, ठीक है, आप हो बिजनेसमैन, तो ये बंदा है, इसको मैं लिख देता हूं प्रोड्यूसर, क्योंकि ये बंदा सामान को प्रोड्यूस कर रहा है, और आप ही हो प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हो आप। और आपने एक बनाई है गुड, आपके हाथ में है एक गुड, कोई भी एक वस्तु, ये आपने बनाई है। अब जब आपने बनाई ना, तो आपको बनाने में कुछ कॉस्ट आई, बनाने में कुछ खर्चा आया, आपको इसका खर्चा आया, आपको इसके एक्सपेंसेस आए उस गुड को बनाने में, लेट अस से 100 रुपए। आपने कहा यार मैं तो प्रॉफिट भी लूंगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट लोगे, फ्री में थोड़ा ना काम करोगे, प्रॉफिट भी लोगे, तो आपने प्रॉफिट ले लिया, लेट अस से 20 रुपए। तो ये सामान कितने का बेचना चाहोगे आप, 120 का। अब यहां पर फैक्टर कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए की 120 रुपए, फैक्टर कॉस्ट कितनी है, द आंसर इज 120 रुपए। फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट नहीं, कॉस्ट तो 100 रुपए है, बट फैक्टर कॉस्ट 120 रुपए है। तो जो ये 120 है ना, दिस इज फैक्टर कॉस्ट। आपको लग रहा होगा तो मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट होना है ये, बट नहीं। इस फैक्टर कॉस्ट में ना, इस फैक्टर कॉस्ट में जीएसटी भी जुड़ेगा, क्योंकि जो 120 का सामान बेचना चाहते हैं वो 120 का नहीं बिकता, गवर्नमेंट कहेगी मैं तो जीएसटी भी लूंगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जीएसटी ऊपर इंक्लूडेड नहीं है, और इंक्लूडेड एक्सपेंस में हमने जीएसटी, हमारा खर्चा नहीं है, जीएसटी ऊपर से और जुड़ेगा। तो इसके ऊपर लेटेस्ट से ये हमें 120 का पड़ रहा था फाइनली, और इस पे गवर्नमेंट ने कहा कि तुम जीएसटी भी लगाओ, और लेटेस्ट से गवर्नमेंट ने 10 रुपए जीएसटी ले लिया, और फिर हम बेचेंगे 130 का, तो जो 130 रुपए आ रहा है दैट इज सेलिंग प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इट इज अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा दिया है। अब ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए थी अगर आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला पार्ट पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको
थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ये है बिजनेस, और बिजनेस क्या करता है ना, कई सारी चीजें लेता है, उसके लिए कुछ पेमेंट्स करता है। तो बिजनेस ना लोगों से क्या लेता है, जमीन लेता है, लैंड। लैंड के बदले वो पे करता है कुछ, क्या पे करेगा, लैंड के बदले वो पे करेगा रेंट। फिर वो लोगोस एम्प्लॉयज भी हायर करेगा बिजनेस, वो हायर लेगा लेबर, लेबर के बदले वो पे करेगा सैलरी एंड वेजेस, सैलरी वेजेस। वो लोगों से कहीं ना कहीं से पैसे भी लेगा, वो मनी भी लेगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल कह सकते हैं मनी को, कैपिटल। वो कैपिटल के बदले देगा इंटरेस्ट, अगर आप कहीं से पैसे लेते हो तो आप उस पर इंटरेस्ट देते हो। और अगर बिजनेस कहीं किसी ना किसी का ओनरशिप भी लेगा, मतलब कोई ना कोई तो बिजनेस का मालिक बनेगा ही मिलेगा, बनेगा ही बनेगा, और बिजनेस उसको प्रॉफिट भी देगा। अगर आपने ये चीज पहले पढ़ रखी है बहुत बढ़िया, शाबाश, नहीं पढ़ रखी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पढ़ोगे। तो बिजनेस ये चार चीजें देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो ये जो मैंने ब्लू से लिखा है ना यहाँ पर, लैंड, लेबर, कैपिटल और ओनरशिप, इसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके लिए बिजनेस देता है ये चार चीजें जो मैंने ग्रीन से लिखी है नीचे, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन चारों को मिलाकर कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। सो इट इंक्लूड्स रेंट, सैलरी एंड वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर आपको कुछ भी इसमें कंफ्यूजन है, आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूं कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर कॉस्ट होता है बिजनेस के सारे खर्चे प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट भी इसमें आता है, बिजनेस को सामान बनाने में कितना पैसा लगा, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, अगर आप किसी चीज में मार्केट में जाते हो कुछ भी खरीदने, मान लेते हैं आपने मैगी का पैकेट खरीदा 100 रुपए का, तो 100 रुपए में कुछ जीएसटी है, एमआरपी आपका 100 रुपए फाइनल सेलिंग प्राइस, उसमें लेटेस्ट से 10 रुपए जीएसटी है, टैक्स है, तो 90 रुपए जो है ना वो फैक्टर कॉस्ट है। इस 90 रुपए में मैगी वाली जो कंपनी है जिसका नाम है नेस्ले, नेस्ले का खर्चा भी जुड़ा है और उसमें उसका प्रॉफिट भी है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। और अगर आप मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है आपका आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, बेसिकली जीएसटी। मैं भी आपको बताऊंगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या है, जीएसटी का मतलब क्या होता है, बट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एनआईटी। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या लिखा है और क्यों लिखा है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसा लोगों से लेती है जो कि हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, और लोगों की फिर हेल्प भी करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स को लिख रहा हूं आईटी से, ये गवर्नमेंट के लिए इनकम है, आईटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। और गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, सब्सिडी को मैं लिखता हूं एस से। तो गवर्नमेंट को लेटेस्ट से इनडायरेक्ट टैक्सेस मिले 100 के और गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी 40 की, तो नेट गवर्नमेंट को कितना मिला, द आंसर इज 60। इनडायरेक्ट टैक्स का अपोजिट है ना सब्सिडी, गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम हो रही है, सब्सिडी से गवर्नमेंट को खर्चा होता है। सब्सिडी का मतलब होता है जो गवर्नमेंट सिलेंडर्स भी देती है, हेल्प करती है लोगों की। मैं भी सब्सिडी के बारे में और आपको एग्जांपल से बताऊंगा। बेसिकली गवर्नमेंट जो हेल्प कर रही है लोगों की, दैट इज सब्सिडी, और बिजनेसेस की हेल्प कर सकती है। सो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को मिला, सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी, नेट कितना मिला यहां पर 60। अगर मान लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स मिला होता 100 और गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे देती 100, तो क्या होता, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाता, 0। और बाय चांस ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट को टैक्सेस तो मिल रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल रहे हैं 100 के, और गवर्नमेंट हो जाए दयालु और गवर्नमेंट कहे हमें देश की तरक्की करनी है और भी कुछ रीजंस हैं और हम सब्सिडी दे रहे हैं इस बार 120, मतलब ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से, तो ऐसे केसेस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में भी आ सकता है, -20। तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब भी समझ आ गया और आपको ये भी समझ आ गया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव।
नेट इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी है, आपको इनका मतलब समझाता हूं मैं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है गुड्स और सर्विसेज पर, टैक्सेस इंपोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये भी चीज मैं आपको बता देता हूं, मेरे साथ साथ सब चीजें लिखते जाइए। देखिए यहाँ पे कितना ज्ञान है, कितना चीजें हम लोग लिख रहे हैं, कितनी चीजें हम समझ रहे हैं, लिखते जाओ समझते जाओ। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं इनकम्स पर, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। अब सवाल ये उठता है गवर्नमेंट कौन से लगाती है? दोनों लगाती है। इनमें बहुत फर्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स हर किसी को देना पड़ता है गुड्स और सर्विसेज पर, बल्कि जबकि जो इनकम टैक्स होता है वो सिर्फ वो लोग देते हैं जिनकी इनकम ज्यादा है। और भी बहुत सारे फर्क होते हैं, मे बी आप इकोनॉमिक्स में आगे इसको सीखोगे, गवर्नमेंट बजट चैप्टर में या फिर और चैप्टर्स में भी। तो यहां पर आता है इनकम टैक्स, और गुड्स एंड सर्विसेज में आता है मेनली जीएसटी, और इसमें कस्टम भी आता है। कस्टम होता है जो हम इंपोर्ट्स पे टैक्सेस लगाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड्स जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 2016 में ये आया था इंडिया में, और बाकी बहुत सारे देश हैं जहां पे ऑलरेडी आ रखा है। सबसे पहले आई थिंक फ्रांस में आया था दुनिया में, ठीक है। और कस्टम ड्यूटी इज टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स। जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है जो लोग सामान इंपोर्ट करते हैं उन पर, दैट इज कस्टम ड्यूटी। तो एक्सपोर्ट्स पर भी टैक्सेस होते हैं, ये सवाल आएगा नहीं। एक्सपोर्ट्स आर टैक्स फ्री इन इंडिया। एक्सपोर्ट गवर्नमेंट चाहती है लोग ज्यादा से ज्यादा करें, सो देयर आर नो टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स। लिख लेना अगर आपको अच्छा लगे तो, देयर आर नो टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स। तो यहां पर हमने समझा टैक्सेस का मतलब क्या होता है, हमने समझा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। जो गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है, और गुड्स एंड सर्विसेज पर एक क्वेश्चन ये भी आएगा आपके दिमाग में कि इनको इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कह रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट क्या है इनमें। गवर्नमेंट इन टैक्सेस को इनडायरेक्टली पब्लिक से लेती है। आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं होता कि जब वो सामान खरीदने जा रहे हैं तो उस पर टैक्स कितना है। कभी कभी टैक्स ज्यादा होता है, कभी कभी टैक्स कम होता है, तो इसलिए इसका नाम इनडायरेक्ट टैक्स है। और आप इसको डिटेल में धीरे धीरे समझोगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। Then comes subsidy. Subsidy refers to the concession or financial assistance given by the government. Example, आपने जरूर सुना होगा सब्सिडी ऑन सिलेंडर्स। जो सिलेंडर का रेट होता है ना, वो जितना भी होता है उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट फिर वापस रिटर्न कर देती है। मान लेते हैं सिलेंडर का रेट है 700 रुपए, तो उसमें 200-250 रुपए गवर्नमेंट फिर सब्सिडी देती है, तो नेट पड़ता है फिर वो मान लेते हैं 500 का। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जितना भी रेट होता है अलग अलग जगह पे थोड़ा डिफरेंट रेट होता है। और गवर्नमेंट कंसेशंस देती है, जैसे बिजनेसेस को देती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वरना सब्सिडीज देती है टू businesses in backward areas. वरना सब्सिडी देती है सब्सिडीज टू बिजनेसेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो गवर्नमेंट एरिया से डिसाइड करती है वहां पे जो बिजनेस करेगा वो सब्सिडी देती है। जैसे सब्सिडी कैसे देती है, पावर कंसेशन देती है, मतलब बिजली सस्ती। और टैक्स माफी देती है, इसे कहते हैं टैक्स हॉलीडेज। अब यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा स्पेस का मैं लिखते जाना, जैसे भी आप मैनेज कर पाओ, जैसे भी मैनेज कर पाओ आप, है ना। और रॉ मटेरियल सस्ता कर देती है, जमीनें सस्ती कर देती है, एटसेट्रा। इतना काफी है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से सब्सिडीज देती है। और आपको मैंने बता ही दिया है और आपको समझ आ भी गया है, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो।
NIT पॉजिटिव तब होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा सब्सिडी से, नेगेटिव तब होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स कम होगा सब्सिडी से, और जीरो तब होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स बराबर होगा सब्सिडी के। जो यहां पर मैंने SEZ लिखा है इसकी फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इंडिया में कई सारी जगहें ऐसी हैं जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट बता देती है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जहां पे गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा डेवलपमेंट हो, उनको गवर्नमेंट एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसकी मतलब डिक्लेयर कर देती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री SSI, हमने थर्ड बॉक्स को डिटेल में समझ लिया है, FCMP NIT क्या होता है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, GVA। GVA एक बहुत ही फेमस टर्म है। GVA का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है देश में। GVA को GDP भी कहते हैं, आपने बहुत सुना होगा ये GDP। देश की GDP ऊपर जा रही है, कोविड के टाइम पर देश की GDP माइनस में थी, -25% के आसपास, और बहुत ही चर्चा में रहता है ये GDP वर्ड। GDP और ग्रॉस वैल्यू एडेड, इनका मतलब क्या है, और आपको याद भी होगा ना, देखो वैल्यू एड का मैंने आपको एग्रीगेट बताया था लास्ट वीडियो में, वैल्यू एड का एग्रीगेट भी GDP ही होता है, लॉजिकल है ना। तभी ग्रॉस वैल्यू एडेड और GDP का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। मतलब इंडिया में, पूरी इंडिया में, ये इंडिया है, इंडिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं या सर्विसेज हैं, अब ये थोड़ा सा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन रहा है बट यहाँ पे मैं गुड्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये सब गुड्स हैं, ये अलग अलग स्टेट्स में टोटल मिला के कितने की गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं, और सर्विसेज में, सर्विसेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एस से, जैसे मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं ऐसे। तो देश में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इन सब की वैल्यू, और वैल्यू का मतलब है मार्केट वैल्यू, इन सब की मार्केट वैल्यू जो है, उन सबको अगर टोटल कर दिया जाए तो दैट इज GDP, दैट इज GDP, मार्केट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू एडेड का एग्रीगेट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज वैल्यू एडेड और उसका एग्रीगेट होता है GDPMP। यहां पर हमने बनाई थी गुड्स और ये हैं सर्विसेज, ठीक है। और अब एग्रीगेट्स क्या क्या होते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड का एग्रीगेट क्या होता है, प्रीटी लॉजिकल, मैं आपको 2-3 बार ऑलरेडी बता चुका हूं, GDPMP। नेट वैल्यू एडेड का एग्रीगेट क्या होता है, देखो इनको करना बहुत आसान है, आपको बस याद रखना है, वैल्यू एडेड का एग्रीगेट होता है GDPMP, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आप क्या करो, अब क्वेश्चन कह रहे हैं नेट वैल्यू एडेड, क्वेश्चन ग्रॉस नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहे हैं नेट बताओ, तो क्या कर दो, ग्रॉस से ये पे नेट कर दो, NDPMP। बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड क्या है, GDPMP, ग्रॉस चाहिए और मार्केट प्राइस चाहिए तो ऑलरेडी होता है। अगर क्वेश्चन ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस कहेगा तो भी उसका मतलब GDPMP ही तो है। अगर क्वेश्चन कहता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू एडेड होता है GDPMP, क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस, ग्रॉस तो पहले से ही होता है, क्वेश्चन कह रहा है एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो हम क्या कर देंगे GDP और उसको कर देंगे FC। सिमिलरली क्वेश्चन कहता है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वैल्यू एडेड होता है GDPMP, क्वेश्चन कह रहा है नेट रखो और मार्केट प्राइस रखो, तो रख दो ना, NDP कर दो, और MP तो पहले से भी होता ही है, एंड सिमिलरली अगला हो जाएगा NDPFC। काफी लॉजिकल बात थी है।
अब ये वाला जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि इनको निकालो, तो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहेगा जैसे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन एनडीपीएफसी पूछ रहा है। अगर आपको यही पार्ट नहीं आया तो गेम खत्म है पूरा नेशनल इनकम का, क्यों? क्योंकि आपको यही नहीं पता चलेगा करना क्या है, और जब यही नहीं पता करना क्या है तो फिर करोगे क्या, मतलब सॉल्व क्या करोगे जब यही नहीं पता निकालना क्या है। तो इसलिए आपको समझ आना चाहिए, और बहुत ही इजी है ये। आज का लेसन बहुत ही प्यारा लेसन था, इसमें काफी सारी चीजें हमने कवर करी, ग्रॉस, नेट, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एफसी, एमपी, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी, ये सब चीजें। अगले लेसन में मैं आपको क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस कराऊंगा। अगले लेसन का आपका होमवर्क यही है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आपको रखना है। इसके हम फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।